गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम प्लस टू बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, चैप्टर 4.1। आज हम करेंगे नियोजन प्रक्रिया। नियोजन प्रक्रिया, प्लानिंग प्रोसेस। अब जो ये प्लानिंग प्रोसेस है आपको कंटिन्यू लर्न करनी है। फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, बीच बीच में से नहीं याद करनी। नंबर 1, उद्देश्य निर्धारित करना। उद्देश्य निर्धारित करना। उद्देश्य क्या होते हैं? उद्देश्य वे अंतिम बिंदु होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए संस्था की सारी क्रियाएं की जाएंगी। नियोजन प्रक्रिया का सबसे पहला प्रथम चरण जो होता है, सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित किए जाएंगे और इन उद्देश्यों को संस्था में काम करने वाले सभी व्यक्तियों को बता दिया जाएगा और उद्देश्य के क्रम निश्चित करना पड़ेगा। इसमें 3 क्रम होंगे। फर्स्ट होएगा संस्था का उद्देश्य, दूसरा विभाग का उद्देश्य, तीसरा व्यक्तिगत उद्देश्य। जैसे मान लो एक संस्था डिसाइड कर रही है कि हम अपनी सेल 2000 करोड़ की सेल करनी है। ये तो हो गया संस्था का उद्देश्य। अब इस 2000 करोड़ को प्राप्त करने के लिए, 2000 करोड़ की सेल को प्राप्त करने के लिए संस्था के 4 प्रोडक्ट हैं। चारों डिपार्टमेंट अपनी अपनी सेल का टारगेट फिक्स करेंगे। जैसे एक ने डिसाइड करा 1000 करोड़ का सेल्स करेंगे, दूसरे ने डिसाइड करा 500 करोड़, तीसरे ने डिसाइड करा 300 करोड़ और फोर्थ प्रोडक्ट ने डिसाइड किया 200 करोड़। तो ये टोटल 2000 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त हो गया। अलग अलग डिपार्टमेंट डिसाइड कर रहा है तो ये बन गया विभागीय उद्देश्य। अब इन विभागीय उद्देश्य को अलग अलग डिपार्टमेंट अपना अपना डिसाइड करेगा। जैसे उत्पादन विभाग ये डिसाइड करेगा कि उसे किन किन वस्तुओं का कितना कितना उत्पादन करना है ताकि वो उसे सेल कर सकें। और हर कर्मचारी को ये बता दिया जाएगा कि उन्होंने कितना लक्ष्य प्राप्त करना है। तो हर कर्मचारी को बताया जाएगा, वो उनका व्यक्तिगत उद्देश्य हो जाएगा। दूसरा हमारी प्रक्रिया है आधार विकसित करना। आधार विकसित करना। आधार विकसित करना। अब नियोजन के आधार वे तत्व या मान्यताएं होती हैं जिनके आधार पर नियोजन किया जाता है और इन्हीं के आधार पर संभावित जो ये आधार हैं, ये मान्यताएं हैं जो संभावित हमारे जो विकल्प हैं उनको प्रभावित करेंगे, उनके रिजल्ट को प्रभावित करेंगे। हमने कोई भी विकल्प का अगर चयन करना है तो उसकी आधार की मतलब मान्यताओं का पूर्वानुमान लगाना पड़ेगा। यदि पूर्वानुमान हमारे सफल हो गए, सही हो गए, तो हमारी प्लानिंग भी सही हो जाएगी। अब नियोजन के आधार 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, आंतरिक आधार। आंतरिक आधार। आंतरिक आधार मतलब जैसे पूंजी चाहिए, श्रमिक चाहिए, मशीन चाहिए, कच्चा माल चाहिए, वो हो गए आंतरिक आधार। दूसरा बाहरी आधार। ये बाहरी तत्व हो गए जिन पर संस्था का कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे सरकारी नीति, कर नीति। उदाहरण के लिए मान लो किसी कंपनी ने एक अपनी संस्था का विस्तार करना है
तो उसके पास एक विकल्प है कि वो अपनी संस्था का कारखाना गांव में खोलना चाहते हैं, तो गांव में खोलना एक विकल्प हो जाएगा। और गांव में कितनी पूंजी मिलेगी, कितने श्रमिक मिलेंगे, कितनी मशीनें मिलेंगी, वो आंतरिक आधार होगा। और गांव में अगर हमने संस्था खोलनी है, कारखाना खोलना है, तो उस पर सरकार की क्या नीति होएगी, वो हो जाएगा बाहरी आधार। इन दोनों आधारों का पूर्वानुमान लगाना पड़ेगा, उसके आधार पर ही प्लानिंग की जाएगी। तीसरी प्रक्रिया है वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान करना। वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान करना, ये तीसरी प्रक्रिया है नियोजन की। इस प्रक्रिया में क्या डिसाइड करेंगे, कोई भी कार्य ऐसे नहीं होता जिसको करने के एक विकल्प हो। हर कार्य को करने के अनेक अनेक विकल्प होते हैं, तो हम अलग अलग विकल्पों की पहचान करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कंपनी ने अपना विस्तार करना है, तो उसके पास कई विकल्प हो सकते हैं, कई अल्टरनेटिव हो सकते हैं। जैसे पहले कंपनी क्या करती थी, एक जैसे टीवी सेट तैयार करती थी, अब छोटे बड़े अनेक टीवी सेट तैयार करेगी, ये विकल्प भी हो सकता है। दूसरा, वो अन्य उत्पादन भी कर सकती है, जैसे टीवी के साथ फ्रिज का उत्पादन कर ले। तीसरा विकल्प क्या हो सकता है, वो दूसरी संस्था के साथ मिलकर उत्पादन कर सकती है। चौथा विकल्प क्या हो सकता है, वो किसी संस्था को खरीद सकती है। तो ये 4 विकल्प हो सकते हैं अपनी कंपनी का विस्तार करने का। तो हमें वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान करनी पड़ेगी। चौथी प्रक्रिया है हमारी चौथा स्टेप्स है इसका वैकल्पिक कार्यवाहियों का मूल्यांकन करना। वैकल्पिक कार्यवाहियों का मूल्यांकन करना, जैसे हमने तीसरे स्टेप में क्या किया था, वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान करी थी। अब जितने भी हमारे पास विकल्प हैं उनका एक न्यूनतम मापदंड निर्धारित किया जाता है। न्यूनतम, अगर एक विकल्प न्यूनतम मापदंड को पूरा कर लेता है तो उस विकल्प का चयन कर लिया जाता है। विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन करते समय अनेक समस्याएं आएंगी, क्योंकि हर एक विकल्प के अपने अपने गुण और दोष होंगे। एक विकल्प एक मापदंड पर ठीक उतर सकता है और दूसरा विकल्प दूसरे मापदंड पे खरा उतर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने एक विकल्प लिया जो अधिक लाभदायक भी है, लाभ अर्जित करने का समय भी अधिक है और उसमें पूंजी भी अधिक विनियोजित करनी पड़ती है। और इसके विपरीत दूसरा विकल्प लिया जो अधिक लाभदायक नहीं है, कम विनियोजित पूंजी करनी पड़ती है, पूंजी भी कम लगानी पड़ती है और लाभ अर्जित करने का समय भी कम है। इसलिए अलग अलग विकल्पों का मूल्यांकन करना पड़ेगा। नंबर 5 प्रक्रिया है एक विकल्प का चयन करना। अब हम इस प्रक्रिया में विभिन्न वैकल्पिक का मूल्यांकन करने के बाद हमें उसमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है कि हमारे पास कई एक जैसे विकल्प आ जाते हैं जिनके एक जैसे गुण हैं, तो हमें उन सब को चयन कर लेना चाहिए।
क्योंकि हमें एक से अधिक इसलिए विकल्प चुनने चाहिए ताकि हो सकता है एक विकल्प अगर फेल हो जाए तो उसकी जगह पर कोई दूसरा विकल्प ले लिया जाए, उसका चयन किया जाएगा। जैसे हमने एक विकल्प लागू किया, वो फेल हो गया, उसकी जगह जो दूसरा रखा हुआ है वो विकल्प लिया जाएगा, मतलब एक बढ़िया विकल्प चयन किया जाएगा। नंबर 6, योजना को लागू करना। योजना को लागू करना। विभिन्न योजनाओं को मुख्य योजना और सहायक योजनाओं का निर्धारण करने के बाद उन योजनाओं को लागू करना पड़ता है। लागू करने के बाद उन्हें उनका एक क्रम निश्चित कर दिया जाएगा कि कौन क्या करेगा, कब करेगा, किस समय करेगा। ये सारी बातें निर्धारित की जाएंगी ताकि संस्था का उद्देश्य प्राप्त करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नंबर 7 प्रोसेस है समीक्षा करना। समीक्षा करना। योजना को लागू करने के बाद नियोजन प्रक्रिया समाप्त नहीं होती, बल्कि बार बार योजना को देखना पड़ता है कि क्या योजना हमारे उद्देश्य को पूरा कर रही है या नहीं कर रही। हमने जो जिन आधारों पर, जिन मान्यताओं पर हमने योजना लागू करी थी, यदि उन मान्यताओं में परिवर्तन आ रहा है तो हमें योजनाओं में भी अपना परिवर्तन करना चाहिए। उसी के आधार पर हमें अपनी योजना बनानी चाहिए। जैसा परिवर्तन हमारी मान्यताओं में आएगा उसी के आधार पर योजनाएं बनाएंगे। इसलिए बार बार उनकी समीक्षा करनी पड़ेगी कि क्या हमने जो योजना लागू करी थी वो हमारे उद्देश्य को पूरा कर रही है या नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो किन आधारों पर नहीं कर रही, उन आधारों में परिवर्तन हो रहा है तो अपनी योजना को भी परिवर्तन करना चाहिए। तो ये 7 कंसेप्ट थे आपके नियोजन प्रक्रिया के अंदर। 7 कंसेप्ट कंटिन्यू याद रखने हैं। ऐसे नहीं कि पहले के बाद 4th याद कर लिया, नहीं। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th ऐसे कंटिन्यू 7th के 7th लर्न करने हैं।